हेलो नमस्कार। मेरे साथ कौशल कुमार सिंह हमारे परम मित्र हैं, हमारे संस्थान के प्रमुख शिक्षक के रूप में भी हैं और ये आज हम लोग दोनों मिल करके बजट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। बजट संस्करण, आर्थिक समीक्षा दोनों हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके दूरस्थ छात्र जो पटना से काफ़ी दूर है, संस्थान से काफ़ी दूर बैठे हुए, उन छात्रों के लिए हम लोग एक प्रयास करें कि बजट और आर्थिक समीक्षा हम लोग कंटिन्यू करें। और खास करके जो इस मुख्य परीक्षा देने वाले उनके लिए तो है ही, इस जितने भी पीटी परीक्षा हो चाहे इंटरव्यू एग्जाम्स हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है कि एक समीक्षक, एक विशेषज्ञ इस चीज़ों को क्या देखना चाहते हैं, किस रूप में देखते हैं बजट को, क्या महत्वपूर्ण पहलू है, क्या परीक्षोपयोगी तत्व हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर के आज कौशल जी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चाहेंगे कौशल जी कुछ बताएं कि सब बजट की मुख्य चीज़ें क्या थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार हर साल बजट पेश करती है, लेकिन ये बजट कुछ खास, क्योंकि एक ऐसे दौर में ये बजट आया है जब पूरा देश में आर्थिक गतिविधियां बंद थी। देश लॉकडाउन में था, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दोनों बंद थे, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जब सरकार को बजट बना था, क्योंकि इस बजट का सबको इंतजार था, औद्योगिक क्षेत्र को भी था, सेवा क्षेत्र को भी था, किसानों को भी इस बजट का बहुत इंतजार था, देश के युवाओं को इस बजट का इंतजार था, मिडिल क्लास को भी इस बजट का इंतजार था, यहाँ तक कि औद्योगिक श्रमिकों को भी इस बजट का इंतजार था। इस इंतजार में सरकार ने बजट पेश किया तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धन की कमी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप थी और ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो धन जुटाना ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सरकार ने इस बजट को 6 क्षेत्रों पर केंद्रित किया। 6 पिलर इसको हम लोग हाँ, जिसको हम 6 स्तंभ कह सकते हैं। हाँ। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य का, दूसरा स्तंभ है आधारभूत संरचना का कैसे विकास, तीसरा स्तंभ यानी विकास में सभी वर्गों को समाहित किया जाए यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। इसके बाद मानवीय पूंजी का निर्माण कैसे हो, इसके बाद इनोवेशन, रिसर्च के ऊपर खर्च, रिसर्च के ऊपर धन कैसे खर्च किया, कितना किया जाए, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें देने की कोशिश की गई है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये इस बजट को 6 हिस्सों में बांटा गया, यानी 6 स्तंभ है इस बजट के। नहीं देखिए, इस बार तो हम लोग जो महसूस करें ये तो 6 पिलर है ही। इस बजट में आप देखे होंगे कौशल जी कि कुछ है, तो एक तो चुनौतियाँ थी ही कि पिछले साल हमारा रेवेन्यू नहीं आ पाया, इकोनॉमी काफ़ी माइनस में चला गया। लेकिन इस बार एक अलग भी विशेषता है कि खास के प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग काफ़ी बढ़े हैं। ये भी एक चुनौती कहा जाता है। 91 खान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो पहला जो था, उसके बाद से ये दूसरा जो क्रमिक चेंजिंग में अचानक ड्रामेटिक चेंजिंग जो आया ये है। तो ये फीचर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के जो 6 हम लोग पहले हम लोग अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हम लोग 6 वीडियो के रूप में जिस 6 पिलर की चर्चा, और ये प्रत्येक पिलर पर एक टॉपिक को हम लोग देंगे। इससे व्यापक स्तर पर खास कर सोच को लेकर, विश्लेषण को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्पेशली चर्चा कर लिया जाए स्वास्थ्य को लेकर के, सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर के क्यों। और उससे पहले एक पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। जैसे देखिए, भारत एक जनसंख्या बहुल वाला क्षेत्र है। जनसंख्या सोच 1980 के दशक तक थी, लेकिन 90 के दशक में हमारी सोच काफ़ी बदली। ये मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज आया, और कहा जाता है कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो नेचुरली यही जनसंख्या एक संसाधन रिसोर्सेज के रूप में होगा। और इसमें एक जो बेसिक चीज़ें जो थी शिक्षा, और आज जो है दूसरी चीज़ें जो गवर्नमेंट को न्यू पॉलिसी जो देख रहे होंगे स्वास्थ्य को लेकर, विगत 2-3 सालों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कई तरह स्वास्थ्य को लेकर, आयुष्मान भारत योजना तो लेके आगे बढ़े। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य को लेकर करेंगे। निश्चित सामाजिक आधारभूत संरचना के 2 स्तंभ हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और 2020 में
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ है कई दुनिया के कई देशों में। कई कमियां भी दिख रही है, दिखाई पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ में डॉक्टर कम है, मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है फैसिलिटी कम है, इंस्टीट्यूशन इक्विपमेंट्स की कमी रही है। और जो यूएनओ मानता है, चाहे WHO के जो मानक तय किए गए हैं कि एक व्यक्ति को कितना अपने लाइफ का, अपने आमदनी का कितना खर्च उनको मेडिकल पर देना है, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा दे पा रहे हैं, तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है सर। और ऐसे परिस्थिति में कौशल जी हम लोग यहाँ पे इस बात की चर्चा करें, ऐसे परिस्थिति में कि भारत में आयुष यानी कि मेडिकल के कई विधाएं ऑलरेडी उपलब्ध है, तब जाकर के हमारे यहाँ स्वास्थ्य स्तर में ये गिरावट कहीं ना कहीं चिंतनीय कारण। निश्चित तौर पर सर, भारत में कई प्राचीन चिकित्सा पद्धति प्रचलन में है और उस माध्यम से इलाज भी किया जाता है। हाँ, ये पुरातन चिकित्सा पद्धति को हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है और सरकार आयुष के माध्यम से, आयुष पहले विभाग था, मंत्रालय हो चुका है, मंत्रालय उसे बना दिया गया और सरकार इस पर काम भी कर रही है। इस बजट में विशेषकर स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। क्या क्या मूल मुद्दा है? क्योंकि ये हालांकि पहले से शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट एलोकेशन बढ़ाने की मांग की जाती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने हेल्थ को अपने केंद्र में रखा है, बजट के केंद्र में रखा है। और सर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस बार सरकार ने 137% स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की है, इंक्रीज किया गया। ये तो पिछले बजट में 94,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बजट में 2,23,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए गए। तो काफी परिवर्तन हुआ। बिल्कुल। और सर विकासशील देशों में आमतौर पर हम बजट, जब सरकार विकासशील देश में बजट बनाई जाती है तो रक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है, ये ब्याज देने में सबसे अधिक खर्च किया जाता है। अगर आप वही हम विकसित देशों के बजट देखें तो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने उसके विपरीत, यानी विकासशील देशों में जिस प्रकार के बजट बनाए जाते हैं उसके विपरीत स्वास्थ्य पर सबसे अधिक खर्च करने ये की जरूरत समझी और उसने फोकस भी किया। तो 2,23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, 137% की वृद्धि की गई है। इसके साथ साथ PM प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत हो और स्वस्थ भारत हो, ये हमें दोनों की जरूरत है। हमें आत्मनिर्भर बनने की भी जरूरत है और इसके साथ एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के नियंत्रण के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए। तो ये सरकार का इस बजट में स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। अभी अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें सर, तो भारत में 14 लाख डॉक्टर की कमी है। इतनी कमी के साथ भी हम ये कोविड-19 को नियंत्रित करने में सफल रहे, काफी हद तक सफल रहे। इसके बाद WHO का जो मानक है कि प्रति 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 10,198 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। बिहार की स्थिति तो 28 और भी स्थिति दयनीय है बिहार में। इसके अतिरिक्त जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा सर कि पूरे भारत में 80% ऐसे लोग हैं जिनको किसी प्रकार का कोई मेडिकल कवर नहीं दिया गया। वैसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अभी तक आयुष्मान भारत योजना में सिर्फ व्यक्तियों के इलाज के लिए, लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी हर स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। यानी भारत आत्मनिर्भर भी होगा और स्वस्थ भी होगा। PPE किट के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वेंटिलेटर अब हमें विदेशों से आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो कई ऐसे हेल्थ सुविधाएं इस बजट के माध्यम से बढ़ा ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर सकें और आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए भारत हमेशा तैयार होगा। तो ये प्रोविजन से और कुछ प्रोविजन इसमें है, क्योंकि अब सवाल धन जुटाने की है।
तो इसके लिए धन की आवश्यकता तो होगी, तो धन जुटाने के लिए विनिवेश नीति पर सरकार और आगे बढ़ रही है। नहीं तो हम लोग उससे नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के, जिससे देखिए कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर की कमी निश्चित तौर पर है, तो क्या सरकार सभी डॉक्टर को अब उपलब्ध करा दिया जाए, मेडिकल साइंस से या मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन की संख्या बढ़ा दी जाए, तो क्या हो सकता है? सरकार पर तो एक वित्तीय खर्च भी बढ़ेगा। क्यों ना हम कुछ और वैकल्पिक रास्ते को अपनाएं, खास करके जो जेनरिक दवाइयाँ चर्चा है, आयुष मंत्रालय का जो विभिन्न विधाओं का जो प्रयोग है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो योगा या स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शसनेस जो है, इस तरह करके एक नेशनल स्तर पर लगातार बुलेटिन जारी किया जाए, ये विकल्प हो सकता है। हेल्थ को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है, और विशेषकर इस पैंडेमिक के दौर में सर आप देख रहे होंगे कि हेल्थ के प्रति लोग काफी जागरूक भी हुए हैं। विशेषकर योग प्रणाली काफी लोकप्रिय, वैसे योग का प्रचलन भारत में पहले से रहा है, योग के प्रति लोगों का आकर्षण भी रहा है, योग की तरफ आकर्षण भी रहा है, लेकिन इस दौर में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी कॉन्शियस हुए हैं, और इसका परिणाम अभी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज तो जनरली हम लोग देखते हैं, समीक्षक लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति आपने खर्चा कितना किया, लेकिन कहा जाता है कि एक विकासशील देशों में कई अतिरिक्त दबाव भी होते हैं कि स्वास्थ्य के भी मतलब खर्च करने की भी एक सीमा होती है। तो बेहतर होता कि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता पैदा किया जाए, जिससे मोदी जी जिस प्रकार लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो मोदी जी हो चाहे कोई और है, रेडियो के माध्यम से क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। मन की बात वो करते हैं, रेडियो के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद स्थापित करते हैं, और इसका काफी प्रभाव भी हमें दिख रहा है। इसकी चर्चा भी होती है। इसी तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, योग से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए सरकार हर स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने के लिए, विशेषकर इस बार के बजट में पॉल्यूशन को स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है। स्क्रैप पॉलिसी ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए? अगर हम पॉल्यूशन को कम करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारा आधारभूत संरचना है उस पर जो अतिरिक्त दबाव होता है, उस दबाव को हम कम कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो काफ़ी बेहतर। और हम तो महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार मध्यम वर्ग के उत्थान हुआ है, उनके लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग हुई है, तनाव निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस, जागरूकता भी बढ़ी है। स्वाभाविक है कि जो इसी पेंडेमिक के दौर में कई लंबे समय तक लॉकडाउन में होने बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के रोजगार समाप्त हुए हैं, तो मानसिक तनाव तो अब इसमें और अधिक आवश्यकता है। इस तरह के मानसिक संतुलन कैसे उनका ठीक रखा जाए, ताकि उनको फिर से आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। ये तो बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे कठिन परिस्थितियों में तो इस प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है वो और कारगर साबित होगी। चलिए, कुल मिला के हम आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आप लोग को मैं बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के केवल सुविधाएं देना ही मायने नहीं, मायने है कि जनता उसको किस रूप में उसे एक्सेप्ट करती है। दूसरी चीज़ है कि जनता सरकार के बीच में जो कनेक्टिविटी का जो हर स्तर है वो लगातार बढ़े। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें इस बात की हम चर्चा करना चाहेंगे कि खास करके स्वास्थ्य के जो कई विधाएं हैं उनका प्रयोग तो हो ही, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन सेक्शन की ज़रूरत है। जैसे देखिए, अगर आप फास्ट है, अगर तुरंत अगर रिकवर चाहते हैं, इंस्टेंट है, तो उसके लिए सबसे बेहतर आपका एलोपैथिक सिस्टम है। लेकिन एक लॉन्ग पीरियड की बात है तो हमारे देश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये सिस्टम भी है। लंबे समय से स्वस्थ रहना चाहते हैं, यूनानी पद्धति या योगा भी इसको सिस्टम कर सकते। तो खैर चलिए, ये सारे पहलू हैं, और हम लोग स्वास्थ्य पर जब ये सेपरेट बनाएंगे, खासकर स्वास्थ्य बजट के स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य को लेकर बनाए, तो इस पर कई नई चीज़ें भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कौशल जी आज यहीं पर समाप्त किया जाए। नेक्स्ट इसके जो स्तंभ है उस सब पुनः हम लोग मुलाकात। धन्यवाद सर। चलो, नमस्ते। नमस्ते।